हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ। नदियों के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद नदियों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो आज के टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं पहले ये देख लीजिए। नदियों के टाइप देखेंगे, फिर मैप पे ले जाएंगे हम आपको। मैप पे दिखाएंगे कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद अगले मैप पे ले जाएंगे, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूरा मैप है। फिर एक नेक्स्ट मैप पे ले जाएंगे, ये साउथ के मैप है नदियों के। इसके बाद शुरू करेंगे कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आपको किताबी भाषा में नहीं दिया जा सकता है, तो इसके लिए फिर से मैंने ये लिखित में बनाया है। जो भी कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम रहेगा वो आपको लिखित में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद और आगे चलेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट होगा पूरी डिटेल में। हिमालय अपवाह क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद आपके साउथ की नदियों के पूरा तंत्र देखोगे, गंगा यमुना, मतलब जितनी भी नदियां आती हैं सारी नदियों को आप डिटेल में देखोगे, लंबाई, उद्गम कहाँ क्या है, कैसे है। ठीक, जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो कुछ एमसीक्यूज हैं। हाँ, उसके पहले फिर से और थोड़ा डिटेल देनी है। तो सिंधु नदी तंत्र में इनकी जो सहायक नदियाँ हैं तो 2-4 यहाँ पे जुड़ जाएंगी, तो ये लिखित में आपको प्रोवाइड करा दिया गया। इसके बाद और आगे जाओगे तो इन पे जो वन लाइनर्स है वो करके इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले देखो भारत की नदियाँ। नदियाँ सबको पता है क्या होती है, जो पानी को लेके जाती हैं। ठीक है, नदियाँ कितने टाइप की होती हैं, 4 समूहों में। जो भारत की नदियाँ हैं उनको 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहले हिमालय की नदियाँ। इन नदियों क्या होता है, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं। ऊंचाई से गिरती हैं तो इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्पीड हाई होगी तो अपने साथ अवसाद भी बड़ी मात्रा में ले जाएंगे, क्योंकि ये क्षरण जो होता है अपक्षयन और अपर्दन बड़ी मात्रा में करते हैं। अवसाद लेके जाएंगे, स्पीड से जाएंगी, तो इससे क्या होगा, बाढ़ आएगी जब ये मैदानी भागों में पहुँचेंगे। ये 12मासी नदियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनको जो बर्फ़ पिघलती रहती है हिमालय की, उससे पानी मिलता है, तो बर्फ़ के पिघलने से भी पानी और बरसात से, तो ये 12 महीने बहती रहती हैं। दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और ये नदियाँ क्या है आपकी डेल्टा बनाती हैं अधिकतर नदियाँ। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं, इनमें क्या होगा, ये 12मासी नहीं होती हैं, क्योंकि इनको केवल वर्षा से ही जल प्राप्त होता है। केवल एक कावेरी नदी को छोड़ दो, कावेरी को भी वर्षा से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 मानसून होते हैं। एक होता है आपका गर्मी वाला मानसून जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी वाला, जिससे तमिलनाडु में दिसंबर के आसपास वर्षा होती। तो इस कावेरी नदी को जो है ना, दोनों जो मानसून होते हैं उससे जल प्राप्त होता है, इसलिए ये 12मासी रहती है। और नदियाँ हैं तो निश्चित मार्ग रहता है, एस्चुरी बनाती हैं ये नदियाँ। इसके बाद बड़ी मात्रा में डेल्टा नहीं बनाती हैं, कुछ हैं जैसे कृष्णा कावेरी, इनका डेल्टा बनता है। तो इन नदियों के बारे में देखेंगे 1 बाय 1 करके, क्या है, क्या लंबाई है, कैसे क्या है, और जो भी ये पूरा सिस्टम इनका। फिर तटवर्ती नदियाँ होती हैं जो तट के आसपास होती हैं, उनको एक हिसाब से लगून भी बोलते हैं। ठीक है, लगून, वो देखेंगे, उनका ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं, जैसे कुछ नदियाँ होती हैं जो हिमालय से नहीं निकलती, अंदर से ही निकलती हैं और वहीं पर ही समुद्र में नहीं गिरती, अंदर ही वो जाके एक प्रकार से लुप्त हो जाती हैं। जैसे लूनी नदी है राजस्थान की, एक गुजरात जाती है, कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैप पे देख लीजिए, ये है आपकी नदियाँ। ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से 2-3 नदियाँ निकलती हैं, एक सिंधु, एक सतलज, एक ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के पठार से। तो यहाँ से आपकी कौन सी निकली हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आएगी ये आपकी, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मैप। तो अभी केवल देख लीजिए, फिर दोबारा मैप पे दिखाएंगे और समझाएंगे। अभी मैपिंग इसलिए कि एक माइंड मैप बना रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे एक बहुत बड़ा महाखड्ड बनाती है, महाखड्ड बनाएगी ये। तो महाखड्ड क्या होता है, एक प्रकार गॉर्ज होता है, गड्ढा एकदम 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। देखो इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर यहाँ मुड़ जाएगी, ऐसे कहते हुए यहाँ आएगी। ये नदी के बारे में कहा जाता है कि हिमालय पहले आ गया था,
और इसने इसको कट करके ये यहाँ पे खड्ड बनाया है। अगली नदी आपकी यहाँ पे जाएगी इंडस नदी, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत लंबी नदी है, लेकिन इंडिया में इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे जाके ये पाकिस्तान चली जाएगी। ठीक, फिर ये पंच नदी है पूरी, सिंधु सतलज। सतलज नदी भी यहीं से निकलेगी आपकी तिब्बत के उससे, ऐसे जाके यहाँ से ये मिल जाएगी। फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये आपकी पंच नदी हैं जो आपकी सिंधु में मिलेंगी। यहाँ से जब आप आओगे तो यहाँ पे ये यहाँ से निकल रही है आपकी नर्मदा। नर्मदा आपकी अरब सागर में जाएगी, मतलब यहाँ पे पश्चिमी छोर पे बहुत कम नदियाँ जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ नर्मदा और ताप्ती या तापी जिसको बोला जाता है, दो ही हैं। तो नर्मदा और ताप्ती यहाँ जाएंगी। इसके बाद गोदावरी यहाँ से निकलेगी, और सबसे बड़ी नदी यही है साउथ की, प्रायद्वीप की गंगा इसको बोलते हैं। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी यही है, गोदावरी। फिर कृष्णा आएगी, यहाँ से आएगी, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। कावेरी भी आपकी आएगी, वो बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। तो ये तो हो गया। एक महानदी आती है छत्तीसगढ़ से निकलेगी, ये उड़ीसा में, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, ये महानदी हो गई। तो इस प्रकार से ये एक आपका मोटा मोटा माइंड मैप हो गया। यहाँ से जान लीजिए, गंगा सबको पता है, गंगा निकलेगी उत्तराखंड से, गंगोत्री हिमनद से। यहाँ से गंगा निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, यहाँ से होते हुए ये ऐसे जाएगी यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी से मिलेगी, फिर जाते ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ठीक, इसके बाद गंगा हो गई। यमुना भी आपकी यहाँ से निकलेगी यमुनोत्री हिमनद से, और ऐसे जाके ये गंगा में इलाहाबाद में मिल जाएगी। यमुना में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, केन, बेतवा, सबकी डिटेल में बात करेंगे, अभी तो केवल समझते चलो। ये देखो, ये टॉपिक नदी वाला टॉपिक आप किसी भी एग्जाम देने जाओगे, यूपी पीसीएस से लेके नीचे का यहाँ तक कि यूपीएससी, मैप पे अगर समझ लिया और समझ बन गई आपकी, तो कहीं पे भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का देख लेते हैं थोड़ा, कि ब्रह्मपुत्र नदी ये आ रही है आपकी, यहाँ से आ रही है। तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो, सांगपो इसका नाम है। यहाँ से ये आएगी, ऐसे होते होते यहाँ पे एक बड़ा सा महाखंड बनाएगी, और फिर जाके मुड़ेगी, मुड़ते हुए सीधा ऐसे आके यहाँ पे चली जाएगी। गंगा यहाँ पे, फिर गंगा से मिलेगी यमुना। यमुना की बहुत सारी हैं, चंबल नदी है, चंबल की बनास है सहायक नदी। इसका बेतवा नदी यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाएगी। तो ये भी एक मैप देख लो, केवल माइंड के लिए, जब पढ़ोगे कॉन्सेप्ट तो सब आ जाएगा समझ। गंगा में आपके जो ऊपर से नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी मिलती हैं? रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, शारदा मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है। ठीक, तो ये सारी नदियाँ यहाँ पे मिल रही। कोसी मिलती है, आगे चल के एक महानंदा मिलती है, सोन इधर से नीचे से मिलेगी। तो यहाँ पे एक माइंड मैप यहाँ से आप बना लीजिए। और जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा यहाँ पे जाएगी। तो जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसको जमुना बोला जाएगा। और फाइनली जब ये इसमें तीसरा एक नदी मिल जाती है तो ये पद्मा इसका नाम हो जाता है। तीसरा मैप है साउथ की नदियों का। साउथ मतलब प्रायद्वीपी भारत, साउथ मतलब पूरा साउथ नहीं, प्रायद्वीप जहाँ से शुरू होता है। तो प्रायद्वीपी भारत का एक क्रम। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं पहले वो जान लो। उद्गम स्थान पूछा जाता है, नदी का उद्गम स्थान कितना है। उद्गम स्थान की हाइट पूछ लेते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। इसके नदी की लंबाई पूछ लेते हैं, लंबाई को क्रम में लगाने के लिए बोल देंगे। या बोलेंगे कि वो नदियाँ बताइए जो आपके अरब सागर में जाके मिलती हैं या गिरती हैं। इसके बाद अगला पूछ लेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उसमें एक आध पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी गिरती है या कौन सी नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूछ लेंगे, या आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेंगे। किसी नदी की एक मेन विशेषता वो पूछ लेंगे, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पे माजुली द्वीप बनता है। जो आपकी भ्रंश घाटी है उससे नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, तो उसमें तो इन सब चीज़ों में जो विशेषताएं वो पूछ ले। इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नदियों से नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले आपकी हुगली नदी है, फिर दामोदर नदी है, उत्तर से दक्षिण का क्रम देख लें। फिर स्वर्ण रेखा है आपकी, फिर बैतरणी है, ब्रह्माणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, बैगई, और सबसे लास्ट में आपकी है ताम्रपर्णी। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, और आ जाओ जो आपकी पूरब में अरब सागर में बहती हैं उन नदियों के बारे में बताया जाए, उनका क्रम भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो अरब सागर में एक तो यहाँ से ये पता चलेगा कि आपकी अरब सागर, ये है अरब सागर,
जो आपके इस तरफ है इसको बोला जाता है समुद्र को, पूरा हिंद महासागर ही है लेकिन इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ को बोला जाता है अरब सागर। अरब सागर में आपकी सबसे पहली नदी मिलती है साबरमती, इसका नाम है साबरमती। उसके नीचे चले जाओ माही, फिर नर्मदा, फिर तापी या ताप्ती, इसके बाद मांडवी, इसके बाद जुआरी, जुआरी कहीं कहीं जवारी भी नाम लिखा होता है इसका, ये आपकी गोवा में है। फिर शरावती, जोग जलप्रपात इसी पे है, शरावती नदी पे। फिर आगे चले जाओ तो पेरियार और भरतपुझा, इतनी नदियां आपकी कहाँ जाती हैं, ये मिलती हैं आपकी अरब सागर में। इतनी कहीं पे भी एक जगह पे आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, 2-3 बता देते हैं एक बुक में। तो एक तो आपको यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई कि एक तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, ये सारी हैं, प्लस इनका भी आपको क्रम पता है उत्तर से दक्षिण का, दूसरा इनका भी उत्तर से दक्षिण का क्रम पता है, और जो आपकी कहाँ गिरती हैं अरब सागर। आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पे आते हैं। भारत की अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली क्या होती है? देखो नदी को ही, जो नदी सिस्टम होता है उसी को ही बोला जाता है अपवाह प्रणाली, ठीक है। तो भारत की अपवाह प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। अपवाह क्या होता है, ये देखो ये शब्द इसलिए मैंने डाल दी, अभी हो सकता है इसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप देखते होगे कि आपका जैसे वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कैचमेंट एरिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ, ऐसे करके योजनाएं पूछी जाती हैं। तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए किसको क्या बोलते हैं। तो अपवाह क्या है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को, वाहिका मतलब ये जल का प्रवाह हो रहा है, निश्चित वाहिकाएं हैं इनकी, तो इसको पूरे को क्या बोला जाएगा? अपवाह। और इनके एक जाल को अपवाह तंत्र हो जाएगा। अब जलग्रहण क्षेत्र, तो जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जिस नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर, मतलब नदी का एक बीच में खाई सी होती है, अगल बगल तट होते हैं, तो ये पूरा जलग्रहण क्षेत्र हो गया जिसके अंदर से नदी का जल बहता है, ये हो गया जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। दूसरा है जल विभाजक रेखा, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी, तो एक अपवाह द्रोणी ऐसे जा रही है और दूसरी ये जा रही है, हो सकता है बीच में छोटी नदियां हों और या फिर उथली भूमि हो, तो इस पूरे को वाटर शेड बोला जाता है। वाटर शेड में छोटी नदियां नाले भी आ जाते हैं, छोटी नदियां नाले भी वाटर शेड का ही पार्ट होते हैं। अपवाह प्रतिरूप, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, देख लो। कुछ अपवाह प्रतिरूप होते हैं, नदियां एक आकृति बनाती हैं, जैसे मेन रिवर है आपकी गंगा, अब इससे बहुत सारी मिल रही है, यहाँ से यमुना मिल रही है, आगे चल के सोन मिल रही है, ऊपर से रामगंगा मिल रही, शारदा मिल रही, गंडक मिल रही, कोसी मिल रही, तो ये एक प्रतिरूप बनाती हैं। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को ही बोला जाता है अपवाह प्रतिरूप, जो सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं। तो पहला प्रतिरूप है वृक्षाकार, कि इसमें क्या होता है कि ऐसे एक नदी जा रही है और वृक्ष की जड़ों जैसे प्रतिरूप होते हैं, इससे ये ऐसे करके, तो ये हो गया आपका वृक्षाकार प्रतिरूप, जो उसकी जड़ों की आकृति के समान होते हैं, ठीक है। तो वृक्षाकार प्रतिरूप में क्या होता है कि 90 डिग्री से कम उस पर मिलती हैं, जो नदियाँ मिलती हैं सहायक नदियाँ, वो 90 डिग्री से कम पे मिलती हैं, वृक्ष की जड़ों के आकार जैसा प्रतीत होता है। कौन कौन से उदाहरण है? सिंधु, गोदावरी, महानदी, कावेरी। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रतिरूप आपका कौन सा है? जाल प्रतिरूप। जाल में जाल बनाती हैं, नेट आपने सब लोगों ने देखा होगा। तो एक प्रकार से नदियाँ जब मिलती हैं तो ऐसे नदी जा रही है, यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से मिल जाएंगी, इस तरीके से जाल प्रतिरूप बनाएंगी नदियाँ। तो ये जाल प्रतिरूप है। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? छोटा नागपुर पठार से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो आपकी क्या है? जाल प्रतिरूप वाली। तीसरा प्रतिरूप है समानांतर प्रतिरूप। इसमें नदियाँ बहती तो हैं लेकिन सहायक नदियाँ समानांतर रूप से बहती हैं नदियाँ, तो ये समानांतर प्रतिरूप बनती हैं। इनका उदाहरण क्या है? गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। समानांतर बहती बहती फिर बाद में एक जगह पे पॉइंट पे मिल जाएंगे, इस तरीके से प्रतिरूप बनाती हैं। अगला देख लेते हैं अरी या अपवाह, इसको अपकेंद्र बोलते हैं, अपकेंद्रीय प्रतिरूप। जहाँ पे अपकेंद्रीय की बात हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? एक बीच में गोल सा मान लो, एक केंद्र है, यहाँ से नदियाँ निकाल के अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तो ये क्या हो गया आपका? अपकेंद्रीय, अंदर से बाहर की ओर। दूसरा होता है प्रतिरूप अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय होगा तो बाहर से जाके अंदर की ओर जा रहे हैं, यहाँ तो नदियों की दिशा ऐसी होगी अभिकेंद्रीय में, और अपकेंद्रीय में बाहर की दिशा होगी, बस इतना अंतर है। तो अरी या अपकेंद्रीय प्रतिरूप देख लेते हैं।
जहाँ नदियाँ एक पहाड़ी से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सबने नाम सुना होगा, अमरकंटक से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती हैं, और भी बहुत सारी हैं। तो ये कौन सा अरीय प्रतिरूप बनाती हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा प्रतिरूप कौन सा है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय में क्या होता है? जल अपवाह प्रतिरूप होता है, जो मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, अभिकेंद्रीय में डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, चारों तरफ से नदियाँ आती हैं, एक जगह गिरती हैं, यहाँ पे गर्त या झील बनी रहती है, उसमें गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये किसके? अरीय के विपरीत होता है, पहली चीज तो। दूसरा चीज, एक गर्त में गिरती हैं, उदाहरण के लिए चंबल बेसिन में रायगढ़ के शीर्ष पे एक गर्त बना हुआ है, जहां बहुत सारी नदियां गिरती हैं, छोटी छोटी नदियां। फिर एक नोट करके, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी बोला जाता है। जो बड़ी नदियां हैं, 13 से 14 नदियां ऐसी हैं जिनमें 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जिसका जलग्रहण क्षेत्र है, तो इन नदियों को क्या नदी द्रोणी बोला जाएगा। और फिर जो छोटी नदियां, नाले होते हैं, नाले भी बोला जाता है, नाले गंदा पानी वाले को नहीं बोला जाता है, नदियों से और भी छोटे होते हैं जहाँ से पानी बहता है, तो उनको नाला बोलते हैं। इनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जल संभर या वाटर शेड। तो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चल रहा था, जल के संग्रहण के लिए ही था, ये जल के संग्रहण और विकास के लिए। अगला आ जाते हैं, कुल अपवाह तंत्र का 77% भाग क्या है? या 77% जो नदियां हैं टोटल, वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। एग्जाम्पल पे मुख्य नदियाँ ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कृष्णा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं। दूसरा है 23% नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में। इनके उदाहरण देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। फिर आते हैं हिमालयी अपवाह पे। हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की द्रोणियाँ इसमें शामिल है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जो मैंने बताया था, हिमालय से निकलेंगे, हिमालय के जस्ट पीछे ट्रांस हिमालय में आता है आपका तिब्बत का पठार, या तो यहाँ से निकलेंगे, तो इसका अपवाह तंत्र है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ, जो इंडिया की मुख्य हैं वो। यहाँ की नदियाँ क्या होती हैं? जो मैंने पहले बताया, 12मासी होती हैं, क्योंकि यह बर्फ पिघलने तथा वर्षा दोनों पर निर्भर रहती हैं। ये नदियाँ महाखड्डों से गुजरती हैं, महाखड्ड बनाती हैं, पहाड़ को काट के एक गर्त सा बना देती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, महाखड्डे। ये नदियाँ पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटी, पर्वतीय भाग को कट कर करके इस प्रकार की एक हैंगिंग वैली वी आकार की घाटी बनाती हैं। आगे चल के बड़ी हो जाती है तो यू आकार की घाटी बन जाती है, फिर हैंगिंग एक लटकती हुई घाटी बनाती है। ये आकृतियाँ आपके काम की नहीं है, तो हल्का सा दे दिया। तो वी आकार की घाटी बनाती हैं। क्षिप्रिकाएँ, हिमालयी नदियों की बात हो रही है, और कहाँ? ये पर्वतीय भाग में बनाती है। मैदानी भाग में अलग आकृति बनती है, पर्वतीय भाग में अलग। तो पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएँ जलप्रपात बनाते हैं, जो बड़े बड़े जलप्रपात। मैदान में क्या बनाती हैं? समतल घाटियाँ, गोखुर झील। ये क्या होता है? विसर्ग बनाती हैं। पहली बात नदियाँ विसर्ग बनाएंगी, मतलब ऐसे एस के आकार में चलती हैं। फिर आगे चल के क्या होगा? इनका मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर सीधी हो गई। तो ये वाली झील गोखुर झील कहलाती है, ये बनी रह जाती है, यहाँ पे पानी भरा रह जाता है, तो इतनी बची रह जाएगी ऐसे करके, तो ये हो जाएगी गोखुर झील, और नदी अपना मार्ग परिवर्तन करके ऐसे निकलने लगेगी। इसका बाढ़कत मैदान, नदी जहाँ एकदम समतल उसमें आ जाती है तो अवसाद लेके आती, यहाँ पे नदी भारी अवसाद लेके आ रही, तो यहाँ तो स्पीड अच्छी खासी है, यहाँ आकी स्पीड कम हो गई, गहराई इसकी कम हो गई, तो अवसाद क्या अगल बगल छोड़ देती है, पानी भी अगल बगल भर जाता है। तो यहीं से आपकी मिट्टियाँ भी बनती हैं, जो बांगर खादा रहे हैं वो। दूसरी चीज़, ये जो अवसाद होता है यही बाढ़ का मैदान भी बनाता है। गुम्फित वाहिकाएँ क्या होती हैं? जब नदी लास्ट में जाती है बह के, तो अनेक वितरिकाओं में बट जाती है, जैसे गंगा है, बहुत सारी वितरिकाओं में, इन्हीं को बोलते हैं गुम्फित वाहिकाएँ। तथा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये तो हिमालयी नदियों की विशेषता हो गई। अब हिमालयी नदी में पहला जो नदी तंत्र है वो है सिंधु नदी तंत्र। इसकी कुल लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर। कहीं कहीं 3100 कुछ दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में 2880 दिया है, तो यही मानना है आपको। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। उद्गम कहाँ है? कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू। उद्गम स्थान जरूर पूछ लिया जाता है। बोखरचू के निकट हिमनद से एक उद्गम, या सबसे ऊंचाई से उद्गम किसका होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ऊंचाई से अगर कोई निकलती है वो है आपकी यमुना नदी।
यमुना नदी आपकी 6400 कुछ मीटर से निकलती है ऊपर से, ठीक है, 6400 के आसपास मीटर्स होते हैं उससे। दूसरे नंबर पे इन सब में अगर अरेंज कराने को बोले, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछते हैं, तो मैंने सबके लिख दिए जो जो इम्पोर्टेंट थे। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट हिमनद से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु की बात हो रही। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सयोग, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिन, द्रास। दाहिने तट पर कुछ और नदियाँ मिलती हैं जिसको बोलते हैं खुर्रम, तोची, गोमल, पिबुआ। सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं। तो जो जो मुख्य हैं आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इसके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी सहायक नदियाँ कभी कभार पूछ ली जाती हैं। इसके बाद सिंधु के बारे में मीथनकोट नामक एक जगह है, ये पाकिस्तान में। इसके निकट एक पंचनद, जो 5 नदी कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। इनका नाम भी अलग है, अगर आपने एंशियंट पढ़ ली होगी तो बितस्ता, झेलम को बोलते हैं बितस्ता, इसको अस्कनी, इसको सतलज को सतुद्री, इसको विपाशा, इसको परुष्णी। ये आपके वैदिक काल के नाम हैं, ठीक है। सप्त सैंधव जो प्रदेश था आपका, उसमें जो 7 नदियाँ थीं, एक सरस्वती आ जाती है और सिंधु तो थी, तो ये आपके वैदिक काल के नाम हैं इन नदियों के। पंचनद जो मुख्य नदियाँ हैं, 5 नदियाँ, और ये जाके मिल जाएंगी सिंधु में, ठीक है। तो सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? मीथनकोट के निकट। ये यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं झेलम। झेलम इसी का सिंधु की सहायक नदी है, ये 5 नदियाँ। तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झरना है आपका JNK में। पीर पंजाल से इसका उद्गम होता है। बूलर झील से, तो ये भी पूछा जाता है कि बूलर झील किस नदी का पार्ट है या किस नदी के पानी से बनी है? तो बूलर झील झेलम नदी से। बूलर झील से यह बहते हुए झंग, पाकिस्तान में एक स्थान है झंग, इसके निकट चेनाब नदी से मिलती है। फिर चेनाब देख लेते हैं। यह सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रा तथा भागा, जिसको चंद्रभागा भी बोला जाता है, नामक 2 सरताओं के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। सिंधु की दूसरी ने सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तीसरी है रावी। रावी नदी कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। बस इसके बारे में इतनी ही, और ज़्यादा है नहीं जानकारी। बाकी जो मैंने इसका नाम बताया है, परुष्णी, ठीक है। ब्यास नदी जो है आपकी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ये जो ब्यास कुंड है वो कितने 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। बाकी मिलती कहाँ है? पंचनद कहाँ पे मिल जाता है आपका? सिंधु नदी में। सतलज नदी क्या है? आखिरी नदी है पंचनद की। तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, कितने 4555 मीटर से। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपकी सतलज नदी पे ही बनी हुई है। तो ये राक्षस ताल याद रखना, ये पूछा जाता है। आगे आते हैं, गंगा नदी तंत्र देख लेते हैं। अब सिंधु हो गया, तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र, नदियाँ प्लस उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ। तो सिंधु उसकी जितनी सहायक नदियाँ थी हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे गंगा, उसकी सारी सहायक नदियाँ। गंगा नदी तंत्र क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है। 3900 मीटर पर है ये हिमनद, गौमुख के पास है। यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब ये निकल जाती है तो भागीरथी। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किस स्थान पे अलकनंदा किस नदी से मिलती है, ठीक है। तो भागीरथी जब अलकनंदा से मिलेगी तभी ये गंगा कहलाएगी। ये सबसे लास्ट का स्टेज है। शुरुआती स्टेज क्या होगा? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है, तो अलकनंदा ही कहलाएगी ये। फिर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलेगी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी। ये स्थान पूछ लिए जाते हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलेगी। लंबाई कितनी है गंगा की? 2525 किलोमीटर। यूपी में कितनी है? 1450 किलोमीटर। सर्वाधिक यूपी में है। कहाँ कहाँ से बहती है? उत्तराखंड से निकलेगी, यूके, इसके बाद यूपी, फिर बिहार और फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल। ये इसका बहने का वो है राज्य। बाएं तट पर इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। दाएं तट पे यमुना और सोन।
इस पे बाएं और दाएं पे कौन सी मिलती है, मैंने लास्ट में एक मैप बना रखा है, वो डिटेल में दिखा देंगे आपको, ठीक है। यमुना नदी देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। उद्गम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यमुनोत्री हिमनत है, बंदरपूंछ श्रेणी है एक, बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनत से निकलती है। कितनी, 6316 मीटर की ऊंचाई से। तो सर्वाधिक ऊंचाई से अगर कोई उद्गम है किसी का स्थान तो वो यमुना है। प्रयाग में, ये गंगा में मिलती है। दाएं तट पे से क्या, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये 4 नदियां दाएं तट से मिलती हैं। बाएं तट पे इससे कौन सी मिलती है, हिंडन, रेहंद, सेंगर, वरुणा। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। फिर यमुना खुद सहायक नदी किसकी बन जाएगी, गंगा की आगे चल के। चंबल नदी देख लेते हैं। मालवा पठार एमपी में है, महू, भीमराव अंबेडकर के यहीं पे जन्म हुआ था, तो मालवा पठार में महू एमपी से इसका उद्गम है। कोटा में इस पर एक गांधी सागर बांध है, पूछ लिया जाता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चंबल महाखड्ड बनाती है, खड्ड नहीं महाखड्ड, जिसको या उत्खात भूमि बोलते हैं, जो आपका भिंड मुरैना क्षेत्र में, इटावा क्षेत्र में है, ठीक है। फिर आता है गंडक। गंडक नदी, शालिग्रामी पत्थर इसमें मिलते हैं गंडक नदी में, ठीक है। नेपाल हिमालय से निकलती है, सोनपुर में, गंगा में ये मिल जाती है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। सोनपुर कहाँ है, बिहार में। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनत से निकलती है, बस इतना ही, ये इनका उद्गम पता है और गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी, फिर जब यूपी स्पेशल कराएंगे तो कहाँ गंगा में मिलती है, किस स्थान पे और क्या विशेषता है वो करा देंगे, कौन सा शहर इसके आसपास है, ये यूपी स्पेशल में आ जाएगा। कोसी नदी क्या है, नेपाल हिमालय से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी बनाती है। रामगंगा क्या होता है, गढ़वाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और कन्नौज में है, गंगा में मिलती है। तो मैक्सिमम जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब यहीं पे ही आ जाएंगी, 90% चीज़ें तो यूपी वाली भी यहीं पे आ गई, ठीक है। सरयू जो है, शारदा नदी इसको बोलते हैं। नेपाल में एक मिलाम हिमनद है, वहाँ से निकलकर घाघरा नदी में मिलती है। महानंदा जो है आपकी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है। तो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ भी आपकी पश्चिम बंगाल में यहाँ से निकलेगी और वहीं पे बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लेते हैं। तीसरा नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र, तो उसकी सहायक नदी है। तो मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत में जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी करने जाते लोग। तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से उद्गम है, तिब्बत में है, और तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है, सांगपो। बाएं तट पे इस पे कौन सी नदी मिलती है, जब ये आ जाती असम में तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र होता है। दिबांग, सिकांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी ये बाएं तट पे मिलती हैं इसके। दाएं तट पे कौन सी मिलती है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। बांग्लादेश में यह नदी क्या है, जमुना कहलाती है। और तीस्ता नदी दाहिने किनारे पे जब इससे मिलती है तो अंत में है पद्मा नाम से के साथ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत समझ गए क्या होता है, अगर इंडिया का ए मैप है तो यहाँ से एमपी के नीचे वाले भाग से प्रायद्वीप आपका शुरू हो जाता है और ये पूरा पोर्शन आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है नीचे तक का, ठीक है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं प्रायद्वीपीय भारत की, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन। चूंकि ये सारी नदियाँ हैं निकलती प्रायद्वीपीय भारत से, फिर ये गंगा का पार्ट बन जाती हैं, तो ये पढ़ चुके हो आप पहले। अन्य मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ, पेरियार, ये सब छोटी मोटी नदियाँ तो बहुत सारी हैं, ठीक है। ये सभी प्रमुख नदियाँ हैं, जो जो मुख्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सुनिश्चित भाग पर इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इन नदियों की क्या है, विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं, सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती, जो मैंने बोला ना विसर्प ऐसे करके चलती हैं ये, तो ये होता है विसर्प, सांप की आकृति, तो ये नहीं बनाती। 12 मासी नहीं है, बट एक आध दो अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। विसर्प भी कुछ नदियाँ बनाती हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी लंबाई कितनी, 851 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी, प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप की तो ये सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है।
लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 49% भाग कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में। 20% आपका एमपी में, और शेष भाग जो है आपका कहाँ है? आंध्र में है। तो 20% जो भाग है आपका वो एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इनकी? इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता और मंजरा। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, पहली तो आपकी बता दी है मैंने, गोदावरी, फिर कृष्णा आ जाएगी। पूर्व में बहने वाली, पूर्व की ओर बहती है। ठीक, बाकी कुछ हैं, नर्मदा तापी आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। महाबलेश्वर जो है सह्याद्री से इसका उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। आगे आते हैं, इसकी सहायक नदियां देख लो, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र तथा तेलंगाना से बहती है। कावेरी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका? कावेरी नदी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इस पर विवाद भी चलता है इसके जल पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 12मासी नदी है जैसे मैंने बताया। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो गर्मी में आता है उससे, तथा इसके जो निम्न क्षेत्र है, नीचे के क्षेत्र तमिलनाडु वाले, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है नदी। इसका 3% भाग केवल केरल में है, 41% भाग आपका कर्नाटक में है और 56% भाग आपका तमिलनाडु में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबिनी, भवानी, अमरावती। फिर नर्मदा नदी पे आ जाते हैं। अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम हुआ है। सतपुड़ा और बिंद 2 पर्वत श्रेणियां, उनके बीच में एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी क्या होती है? देखो, जब कोई पहाड़ होते हैं तो चट्टानें ही हैं, पूरी पृथ्वी चट्टानों में बनी है। तो क्या होगा कि ए वाली चट्टान ज्यों की त्यों रहेगी, ए वाली रहेगी, बीच की चट्टान थोड़ी सी धंस गई तो यहाँ पे क्या खाई बन गई। ग्रेट रिफ्ट वैली ऐसी एक भ्रंश घाटी है अफ्रीका में, वो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। और इंडिया में ये आपकी जो बह रही है नर्मदा नदी, ये एक रिफ्ट वैली है। तो यहाँ पे बीच का स्थान अपने आप घट गया, मतलब धस गया, अंदर धस जाएगा तो यहाँ से नदी बह रही है। ठीक है, सतपुड़ा तथा बिंद श्रेणियों के मध्य ये बहती है, भ्रंश घाटियों से बहती है। ठीक है, और बाकी फिर जाके अरब सागर में, मतलब पश्चिमी तट पे ये अपना क्या है, पानी छोड़ती है। जबलपुर के निकट इस पे धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पे ही है। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। तो सबकी लंबाई भी बता रहे हैं, लंबाई पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे लंबा ज्वारनदमुख, ज्वारनदमुख क्या होता है? एस्चुरी। देखो, कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा तब बनाती हैं जब अवसाद हो। अब चूंकि ये नदी है, ये नदी कहाँ से जा रही है? चट्टानों के बीच से। चट्टानों के बीच में नदी को कुछ अपर्दन करने के लिए है नहीं, क्योंकि चट्टानें बहुत मजबूत हैं, तो इन पे अवसाद नहीं होता है। तो ये नदी जैसे समुद्र के पास में पहुंचेंगी तो ये इसको और गहरा कर देंगी, तो समुद्र का पानी भी यहाँ आ जाएगा, ज्वारनदमुख, और नदी का भी मुख। और ये बहुत लंबा, तो 27 किलोमीटर लंबा ऐसा मुख रहता है। और जो डेल्टा होता है उसमें नदियाँ क्या होती हैं? समतल पर पहुँच जाती हैं, तो इधर मिट्टी बह जाती है, इधर डेल्टा टाइप की मिट्टी होती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, बहुत वितरकाओं में बढ़ जाती है। तो ये चूंकि डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाएगी? ज्वारनदमुख। फिर आगे चलते हैं। तापी नदी जो है बैतूल जिले के मुल्ताई नामक एक स्थान है बैतूल जिले में, एमपी से निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी है। 79% इसका भाग कहाँ है? महाराष्ट्र में, 15% एमपी में, 6% गुजरात में। लूनी नदी, ये राजस्थान की प्रमुख नदी है, राजस्थान की प्रमुख नदी। इस नदी को मैंने देखा है, ये आपका जो कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है जो अडानी वाला, वहाँ तक बहती, वहीं पे जाके ये गायब हो जाती है आगे चल के। तो मुंद्रा पोर्ट पे मैं गया हुआ हूँ। तो पुष्कर राजस्थान के समीप 2 धाराओं, सरस्वती और साबरमती, ठीक है, सरस्वती और सागरमती है, साबर नहीं है, सागरमती से ये उत्पन्न होती है और कच्छ के रण में क्या है? विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे आपकी नदियों से संबंधित जितनी भी मुख्य नदियाँ थीं सबके बारे में मैंने डिटेल दे दी, लंबाई दे दी, उद्गम दे दिया, कहाँ बहती है, कहाँ जाती है, क्या है, और कुछ विशेषताएं तो वो सारी दे दी आपको। इसमें कुछ विशेषताएं तो ऐसी हैं कि यूपीएससी तक के एग्जाम्स में काम आ जाएंगे, जैसे कावेरी वाली है, कृष्णा वाली है, गोदावरी वाली है। सतलज नदी के बारे में जान लो, 1448 किलोमीटर टोटल लंबाई है, 1050 आपकी इंडिया में। उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर के निकट राकस ताल, कहीं कहीं राक्षस ताल भी लिखा होता है।
सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, स्पीति, बसपा, और हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहती है। गंगा नदी 2515 किलोमीटर। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती ये इसकी सहायक नदी हैं। गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आगे चल के पश्चिम बंगाल से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो। सहायक नदी कौन सी इसकी? धनसिरी, कपिली, सुबनसिरी, मानस, लोहित, नोबा, पद्मा, देहांग अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम। गोदावरी, कृष्णा, एक क्रम पूछ लिया जाता है। महानदी, नर्मदा, कावेरी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। चिल्का किस प्रकार की झील है? लैगून या खारे पानी की झील। लैगून होता है जो समुद्र के किनारे झील हो। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही। फुमडी नामक वृक्ष होता है, यहाँ पर घास होती है, वो तैरती हुई, इसलिए पूरी झील तैरती हुई है। इसके ऊपर एक नेशनल पार्क भी है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? बेसिन मतलब एक प्रकार की नदी है, तो पेन्नार नदी बेसिन। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है? पेन्नार की। महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील मतलब ये लोनार झील के बारे में बोला जाता है कि ये जो आपका ऊपर से आता है पिंडोल का पिंड, एस्टेरॉइड, इसके गिरने से बनी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी नदी? कोसी, बिहार का शोक बोला जाता था इसको। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी? हुगली की। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती? संकोसी नदी बनाती असम और पश्चिम बंगाल की सीमा को। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा, महानदी, ये तीन निकलती हैं। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी? उकाई। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ज़्यादा ध्यान बस देख लेना एक बार। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। बूलर झील किस प्रकार की झील है? गोखुर झील है, जो मैंने बताया था गोखुर झील क्या होती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। स्टैनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, तमिलनाडु। इसका वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? वेम्बनाड झील। देखो यहाँ पे कयाल, केरल में जो झील होती है उनको बोला जाता है कयाल, तो वेम्बनाड कयाल बोला जाता है इसको। जम्मू कश्मीर की बूलर झील किस नदी का हिस्सा थी? झेलम का। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? रेहंद। राजस्थान की प्रमुख लवणीय झील कौन सी? सागर। पचपदरा, एक पंचभद्रा नहीं, यहाँ पे पचपदरा है झील का नाम, पचपदरा। इसके बाद डीडवाना और लूणकरसर, सारे राजस्थान के। केरल स्थित अष्टमुदी झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? लैगून का। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। कोसी नदी की 7 धाराओं में सर्वप्रमुख कौन सी? जो मैंने बोला अरुण नदी होती है, उससे मिलकर ये क्या है? सप्तकोसी बनाती है। अब गंगा नदी के बारे में जो मैंने बोला था कि एक मैप दे दूंगा, ये है गंगा नदी का मैप। यहाँ पे एक तो आपको पता चल जाएगा कौन सी नदी पहले मिलती है, कौन सी बाद में मिलती है। ठीक है, तो रामगंगा मिलेगी, फिर गोमती मिलेगी, फिर घाघरा, ये नेपाल से आने वाली नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और लास्ट में आपकी महानंदा। नीचे से जो नदी मिलेगी यमुना, तो यमुना की कुछ सहायक नदियाँ केन है यहाँ पे यमुना में, कहाँ मिलेगी? बांदा में। बेतवा आपकी यमुना में हमीरपुर में मिलेगी। चंबल आपकी यमुना में मिलेगी इटावा में। और फिर ये सारी मिलकर यमुना के साथ गंगा नदी में मिल जाएंगी प्रयाग में। टॉन्स नदी गंगा में मिलेगी और फिर आगे चल के सोन मिल जाएगी आपकी, सोन आपकी पटना के पास में मिल जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से गंगा की ये सारी सहायक नदियाँ हो गई। यहाँ पे अब नदियों से संबंधित मुझे नहीं लगता कुछ भी आपके बाकी रह जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा बैच चल रहा है, ऐप पे चल रहा है, वीडियो के लिए भी चल रहा है, प्लस आपका सब्जेक्ट वाइज जीएस चल रहा है, RO UPPCS या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें और जीएस आती है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ही नॉमिनल हमने 299 रखी है वीडियो के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।